हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल हमने आपको गॉसियन नियम के अनुप्रयोग से रिलेटेड एक आपको अनुप्रयोग बताया था, और जो कि आपका है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अब हम उसी में दूसरा अनुप्रयोग सीखेंगे गॉसियन नियम का। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका दिया हुआ सेकंड कि आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग फिगर के विषय में देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हम लोगों ने एक अनंत समतल चादर ली है, या फिर हम लोग इसको इनफाइनाइट प्लेन शीट बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है इस तरीके का, ये आपका इनफाइनाइट साइन को शो कर रहा है। कल आपने देखा था कि हमने अनंत लंबाई का तार लिया था, तो उसके लिए हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ बनाया था। तो वो आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपका एक सिलेंडर या फिर बेलन आया था। यहाँ पे चूंकि प्लेट बहुत चौड़ी है और इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ पर जो हम लोग गॉसियन पृष्ठ लेंगे वो क्षैतिज स्थिति में लेंगे। आप देखेंगे कि ये जो आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या फिर एक समान रूप से वितरित है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो सिग्मा है ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्लेट के कारण इस बिंदु P पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। तो ये बाहर की ओर है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखिएगा स्मॉल अवयव, ये भी आपका बाहर की ओर ही है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में है। और दोनों के बीच में अगर कोण देखेंगे तो 0 डिग्री होगा, या फिर कह सकते हैं कि समांतर है। इसी प्रकार हम लोग बाएं ओर एक बिंदु P डैश ले लेते हैं, और फिर इस प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो ये भी बाहर की ओर, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी बाहर की ओर, यानी कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं या एक ही रेखा पर है, और इनके बीच में जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री है। इसी तरीके से ये बिंदु P और बिंदु P डैश, ये दोनों वक्रीय पृष्ठ हो गए। और फिर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका समतल पृष्ठ, यानी कि यहाँ पर समतल पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर आप देखेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये आपका राइट साइड में है। और जो आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आप देखेंगे ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वेक्टर ई, और यहाँ पे जो वेक्टर ds अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में एंगल आपका 90 डिग्री है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत है। अगर आप देखें तो ये जो है, आप इस पूरे समतल पृष्ठ पर कहीं भी देखेंगे तो आपका एंगल आपका 90 डिग्री ही आएगा, और बाकी P पर और P डैश पर आप देखेंगे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे या फिर समांतर होंगे। अब हम इसके लिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि चित्रानुसार बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई E1 इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस। कल हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि हम लोग इस तरीके से ले रहे थे, ऐसे ले रहे थे। इसको भी हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस कहते हैं, और इसको भी हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस कहते हैं, और करके यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका बंद समाकलन पृष्ठ यानी कि फाई E1 इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। अब आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी की वैल्यू AB cos थीटा होती है। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से रखेंगे वैल्यू, फाई E1 इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस ई ds cos थीटा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चूंकि वेक्टर ई और वेक्टर ds एक ही दिशा में है, यानी कि उनके बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे रखेंगे फाई E1 इक्वल वेक्टर, आपका वैल्यू लगाएंगे क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस की ds cos 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो cos 0 डिग्री है उसकी वैल्यू 1 होगी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे फाई E1 इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस की ds। अब आगे देखिएगा कि फाई E1 इक्वल E क्लोज इंटीग्रल सरफेस ds, यानी कि हमने E बाहर कर लिया और क्लोज इंटीग्रल सरफेस के साथ में ds रख लिया। अब आप देखेंगे
कि ये जो क्लोज इंटीग्रल सरफेस है ds, ये आपका टोटल s हो जाएगा, यानी कि कैपिटल S हो जाएगा। आगे देखिएगा फाई E1 इक्वल ES, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। आगे फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये तो आपका P के कारण हो गया, अब हम P डैश के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे फिर आप देखिएगा कि बिंदु P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई E2 इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर ds हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई E2 इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस E ds cos थीटा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाई E2 इक्वल यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल सरफेस E ds cos 0 डिग्री। आप देखेंगे कि जो cos 0 डिग्री है उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे फाई E2 इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस E ds। फिर आप देखेंगे कि फाई E2 इक्वल E क्लोज इंटीग्रल सरफेस ds, यानी कि E कॉमन करके आपको हमने ऐसे लिख लिया। आगे देखिएगा यहाँ पे कि आगे देखिएगा यहाँ पे फाई E2 इक्वल ES, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड हो गई। और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल सरफेस यहाँ ds आपका कैपिटल S हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तथा समतल पृष्ठ के किसी बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे फाई E3 इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर ds हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि फिर A डॉट बी यानी कि AB cos थीटा, तो आप देखेंगे फाई E3 इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस E ds cos थीटा। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि जो आपका समतल पृष्ठ है उसके किसी बिंदु पर देखेंगे तो एक दूसरे के अभिलंबवत यानी कि थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो फाई E3 इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस E ds cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाई E3 इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस E ds इंटू 0 सच दैट, यानी कि ये आपका cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाई E3 इक्वल 0 हो जाएगी, इक्वेशन आपकी थर्ड हो जाएगी। अब हम टोटल वैद्युत फ्लक्स देखेंगे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो फाई इक्वल फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। आप देखेंगे फाई इक्वल ES प्लस ES प्लस 0, तो यहाँ पे अगर आप फाई इक्वल रखेंगे 2ES हो जाएगा, ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब आप देखिएगा यहाँ पे सच दैट का साइन लगा हुआ है, फाई इक्वल Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस थ्योरम है। और फिर आप देखेंगे लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो Q इन इक्वल टू सिग्मा एस, यानी कि जो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, वो आपका Q अपॉन S होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने इसको ऐसे लिखा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिग्मा इक्वल टू Q इन अपॉन S होता है, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो Q इन इक्वल टू सिग्मा S हो जाएगा। फिर आप देखिएगा इसलिए फाई इक्वल सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये इक्वेशन 4 हो गई, ये इक्वेशन 5 हो गई। अब समीकरण 4 व 5 से अगर आप देखेंगे दोनों के बाएं पक्ष सेम है, इसलिए दाएं पक्ष भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2ES इक्वल सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो S से S कैंसिल हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये आपका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। धन्यवाद।